नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न केवल गवर्नेंस सेक्शन से बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी से भी ये मानी जाएगी। जीएस पेपर 2 के साथ साथ जीएस पेपर 3 में भी शामिल होगी। अब बात करते हैं न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में बीआरएस की नेता के कविता को जमानत दे दी है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की सेक्शन 45 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जमानत का प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं डिटेल में न्यूज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए टिप्पणियां की हैं और आरोपित को पिक एंड चूज के उसके रवैये की आलोचना की है, विशेष करके सीबीआई और ईडी की। कोर्ट ने कविता को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जैसे कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी, अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराएंगी और नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लेंगी। के कविता 5 महीने से ज्यादा समय से जेल में थीं। उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। के कविता ने दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के 1 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केबी विश्वनाथन की पीठ ने कविता की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों मामले में 493 लोगों की गवाहियां होनी है और 50,000 से ज्यादा पृष्ठों के दस्तावेज की पड़ताल होनी है। ट्रायल के निकट भविष्य में भी पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। शीर्ष अदालत ने एक गवाह जिसका बयान बहस के दौरान कोर्ट में पढ़ा गया का जिक्र करते हुए कहा कि क्या आप किसी को भी चुन लेंगे? अभियोजन निष्पक्ष होना चाहिए। आप किसी को पिक एंड चूज नहीं कर सकते। क्या यह निष्पक्षता है? एक व्यक्ति जो खुद को दोषी बताता है उसे गवाह बना दिया गया। कल आप किसी को भी अपनी मर्जी से आरोपित बनाकर उठा लेंगे और किसी को भी अपनी मर्जी से छोड़ देंगे। तो ये कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है। कानून में यह भी प्रावधान है कि यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में कड़े जमानत मानक की तरह आरोपी पर यह साबित करने की जिम्मेदारी डालता है कि जमानत मांगते समय उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला तो नहीं बनता। हालांकि सेक्शन 45(1) का प्रावधान अदालतों को 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों, महिलाओं, बीमार या दिव्यांग लोगों को जमानत के लिए इन दोहरी शर्तों से छूट देने का अधिकार भी देता है, जो एक ह्यूमन रिलीफ यानी मानव राहत प्रदान करता है। इस न्यूज पर आप लोग नजर बना के रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इस बार मेंस परीक्षा में। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 13 पर कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगा। और देखिए, जब सरकार ने 2014 में शपथ लिया था तो उस दौरान कई नई योजनाएं शुरू की थी। अब 2024 होने को है और लगभग सभी योजनाओं का 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और जिन पे एक स्टडी हो रही है कि इन योजनाओं के लागू होने का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इन योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आप मेंस परीक्षा 2024 में और प्रीलिम्स 2025 में आप देख सकते हैं। इसलिए इनसे जुड़े हुए डेटा को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा और जो कोई अपडेशन बनता है उसको बार बार रिवीजन करिएगा। तो आइए बात करते हैं न्यूज के ऊपर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा है कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक खाते खोलना है। पीएमजेडीवाई के 10 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर सीतारमण ने कहा कि इस योजना ने सरकार को लोगों तक पहुंचने में मदद की है। कई स्टेट एग्जामिनेशन अपने प्रीलिम्स परीक्षा में ये डेट भी पूछ लेते हैं किस डेट को लॉन्च किया गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 अगस्त 2014 को पीएमजेडीवाई को लॉन्च किया गया था। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बैंक खातों की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से लगभग 4 गुना बढ़कर 16 अगस्त 2024 तक 53.13 करोड़ हो गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कुल जमा मार्च 2015 तक 15,670 करोड़ रुपए से बढ़कर अगस्त 2024 तक 2.31 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इन डेटा को आप लोग मेंस के अंतर लिखते समय आपसे पूछा जा सकता है क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप वहां कोट कर सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली न्यूज भी इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई है और ये जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। पीआईबी ने इसको कवर किया था। न्यूज ये है कि देश ने इस वर्ष अब तक कुल कोयला उत्पादन में 7.12% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कोयला मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि 25 अगस्त तक इस वित्तीय वर्ष के लिए संचयी कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के 346.02 मिलियन टन की तुलना में बढ़कर 370.67 मिलियन टन हो गया है।
उल्लेखनीय वृद्धि है। कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों का 55% भाग है। देश की औद्योगिक विरासत स्वदेशी कोयला पर आधारित है। भारत में वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा खपत पिछले 4 दशकों में लगभग 700% बढ़ी है। भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा खपत लगभग 350 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जो विकसित देशों में काफी कम है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और यह साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वैज्ञानिकों ने किफायती यानी सस्ती, उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर सिस्टम विकसित किया है, जो पार्किंसंस रोग के प्रबंधन में सहायता कर सकता है। सेंसर शरीर में एल-डोपा की सांद्रता का सटीक पता लगाने में मदद करेगा, जिससे रोग के इफेक्टिव कंट्रोल के लिए आवश्यक सटीक खुराक निर्धारित करने में भी सहायता मिलेगी। पार्किंसंस रोग न्यूरॉन कोशिकाओं में निरंतर कमी से चिन्हित होता है, जिससे हमारे शरीर में डोपामाइन के स्तर में उल्लेखनीय कमी आती है। एल-डोपा एक रसायन होता है जो हमारे शरीर में डोपामाइन में परिवर्तित हो जाता है और इसलिए एंटी पार्किंसंस दवाओं के रूप में कार्य करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक के लिए चिली के कृषि मंत्री एस्टेबन वेलेंजुएला और उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। बैठक में आपसी हित और सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें कृषि सहयोग पर MOU यानी समझौता ज्ञापन, बागवानी कार्य योजना और फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्रों का ई-सर्टिफिकेशन शामिल है। भारत और चिली ने खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंटार्कटिका, रक्षा, एयर सर्विसेज, कृषि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, वाह्य अंतरिक्ष, भूविज्ञान और खनिज संसाधन और राजनयिक कर्मियों के जीवन साथी और पात्र आश्रितों के लाभकारी रोजगार जैसे सहयोग के विभिन्न पक्षों को कवर करने वाले MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने मंगलवार 27 अगस्त 2024 को लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए विवाह की जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की संबंधी विधेयक को प्रस्तुत किया। महिला सशक्तिकरण मंत्री धनी राम शांडिल ने राज्य विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान बाल विवाह निषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक में कहा गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह और उससे संबंधित मामलों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 18 पर। एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। अब बात करते हैं न्यूज के ऊपर। उत्तरी गंजा आइबिस का पुनरुद्धार हुआ है। ये एक पक्षी है, विशिष्ट उत्तरी गंजा आइबिस, जिसका 17वीं शताब्दी तक अनिवार्य रूप से विलुप्त होने तक शिकार किया गया था और पिछले 2 दशकों में प्रजनन और पुनः वनीकरण प्रयासों के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। लेकिन पक्षी जो अपने विशिष्ट काले और इंद्रधनुषी हरे पंख, गंजे लाल सिर और लंबी घुमावदार चोंच के लिए जाने जाते हैं, सहज रूप से नहीं जानते कि जंगली बुजुर्गों के मार्गदर्शन के बिना प्रवास के लिए किस दिशा में उड़ना है। उत्तरी गंजा आइबिस एक बार उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी जर्मनी के बावेरिया सहित यूरोप के अधिकांश हिस्सों में उड़ता था। प्रवासी पक्षियों को भी एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता था और पक्षी जिसे जर्मन में वाल्ड्रैप के रूप में भी जाना जाता है, यूरोप से गायब हो गया है। हालांकि कुछ अन्य जगहों पर कुछ बस्तियां बच गई हैं। अब बात करते हैं IUCN रेड लिस्ट स्थिति पर। IUCN ने इसको अपनी सूची में इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय सूचीबद्ध किया है, तो इस न्यूज पर आप लोग अपनी नजर बनाए रखिएगा। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रमुख न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट IAS हिंदी के साथ। धन्यवाद।